क्या महागठबंधन या आप लोग वॉकओवर देने जा रहे हैं? एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हम लोग पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट पर हम लोग दे रहे हैं। मुख्य रूप से जो मुद्दा होगा वो हमारे जो नेता ने उठाया था, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दा रहेगा और भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। नवीन जिंदल 5 मिनट पहले वो भाजपा में शामिल होते हैं, 5 मिनट बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। आपने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की, तो बिकते क्यों हैं आप? सवाल तो ये भी है। जो विपक्ष काम कर रहा है वो बहुत मजबूती से काम कर रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती नहीं है। अब हमको ये बताएं कि मोतिहारी में कब तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी? STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पूरी तरह से गहमागहमी का माहौल चल रहा है। ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार का एक महत्वपूर्ण सीट, मोतिहारी सीट, पूर्वी चंपारण सीट पर NDA ने यानी कि BJP ने अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन महागठबंधन से इस सीट पे कौन से उम्मीदवार होंगे इसका अभी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या, बहुत तरह के सवाल उठते हैं, और एक सवाल जो अहम है वो यह भी है कि क्या महागठबंधन वॉकओवर देने की कहीं तैयारी में तो नहीं है? क्योंकि हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि BJP के जो कैंडिडेट हैं राधा मोहन सिंह जी, वो करीब 6 महीने पहले से अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। उस समय उद्घाटनों का दौर उन्होंने शुरू किया और उसके बाद जो है टिकट जब कंफर्म हुआ तो फिर उनका चुनावी कैंपेन भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी कौन सा चेहरा पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह के टक्कर में होगा इसका दूर दूर तक कोई पता नहीं है। कई सारे नामों पे चर्चा चल रही है। देवा गुप्ता, डॉक्टर राजेश, जो मौजूदा ज़िला अध्यक्ष हैं कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव, तो इस तरह से कई सारे नाम हैं, आकाश सिंह, तो इस तरह से कई सारे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है। तो बहरहाल पार्टी स्तर पे क्या कुछ मामला है और क्या कुछ खिचड़ी पकड़ा है, यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। और इस कवायद में आज हमारे साथ RJD के बहुत पुराने लीडर और 12 सालों से महानगर अध्यक्ष पद पे काबिज हैं RJD के लाल बाबू खान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत और मेरा सवाल वही है, थोड़ा तीखा सवाल है, क्या महागठबंधन या आप लोग वॉकओवर देने जा रहे हैं? नहीं, वॉकओवर का कहाँ प्रश्न होता है। तो फिर कैंडिडेट तो अभी तक नदारत है, कहाँ हैं आप लोग? कैंडिडेट सो रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट हम लोगों का भी आएगा। और देखिए, उनके पास सिर्फ ले दे के विगत 2 दशक से हम लोग देख रहे हैं एक ही कैंडिडेट, वही कैंडिडेट। हमारे पास कैंडिडेट बहुत सारे हैं। हम लोग कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं और पूरे बिहार में, ये मोतिहारी में ही नहीं, पूरे बिहार में हम लोग कैंडिडेट का चयन, ऐसे कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं जो जिताऊ भी हो, जिसकी छवि भी साफ सुथरी हो, जनता के बीच जिसका अपना एक अलग लोकप्रियता भी हो। तो इन सब तरह के हम लोग देख रहे हैं, हमारी पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व इन सब नामों पर विचार कर रहा है। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हम लोग पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट पर हम लोग दे रहे हैं। वो तो कैंडिडेट तो देंगे ही, लेकिन 5 जून से पहले आ जाए तो बेहतर है। नहीं, 5 जून से पहले नहीं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम लोगों के पास भी एक बहुत ही सशक्त कैंडिडेट हम लोगों के बीच आएगा। और इस बार वो पहले वाली बात नहीं होगी, और इस बार जो लड़ाई होगी वो देखने लायक होगी, दिलचस्प होगी। और हमें लगता है कि इस बार राधा मोहन सिंह को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल। लाल बाबू जी, जब कैंडिडेट की बात हो रही है तो इस सिलसिले में मैं आपका वो पोस्ट जो है ध्यान में रख रहा हूँ जिसमें आपने देवा गुप्ता को एक फाइटर कैंडिडेट के रूप में देखा है।
क्या मकसद है आपका और क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आप पार्टी देवा गुप्ता को टिकट देने के मूड में है, या ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है? देखिए, हमारा जो फेसबुक पोस्ट होता है वो हमारी व्यक्तिगत राय होती है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। 97 से पार्टी में काम कर रहा हूँ मैं। मुझे विगत 2 टर्म से जो हम लोग हार रहे हैं, 3 टर्म से जो हम लोग हार रहे हैं, हम लोग जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी मायूसी हो जाती है। तो इस बार हाँ, चूँकि हमारे पास कैंडिडेट बहुत सारे हैं, आपने नाम भी लिया, लेकिन उन सबों में आपने पोस्ट का जिक्र किया, आपको ये भी जिक्र करना चाहिए था कि उस पोस्ट में आपने नाम का जिक्र कर दिया, लेकिन उस पोस्ट को मैंने लिखा क्या था, उस पूरे पोस्ट को आपको पढ़ना चाहिए था बारीकी से। मैंने उसमें लिखा था कि 12 बजे दिन में हमारे विपक्षी जो खेमा के लोग हैं उनके काउंटिंग एजेंट काउंटिंग हॉल छोड़कर पतली गली से निकल लेंगे, अगर देवा गुप्ता को पार्टी टिकट देती है तो। अन्यथा अगर किसी और नाम पर भी विचार करती है, पार्टी ने किसी और को भी टिकट दिया, तो भी जीत तो हमारी तय है, इसमें कोई बात नहीं है। हो सकता है 4 बजे वो लोग काउंटिंग हॉल छोड़ें, अगर किसी अन्य उम्मीदवार हमारे सामने आते हैं तो हो सकता है हमारे विपक्षी खेमे के काउंटिंग एजेंट जो छोड़ें काउंटिंग हॉल वो 4 बजे छोड़ें, लेकिन अगर देवा गुप्ता आ जाता है तो 12 बजे काउंटिंग एजेंट को हॉल से बाहर निकलना पड़ेगा विपक्षी खेमे। कैसे आप ये कॉन्फिडेंस रख रहे हैं? आप जो है देवा गुप्ता को 12 बजे ही जो है जिता रहे हैं और विपक्षी को जो है काउंटिंग हॉल छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको आ कहाँ से रहा है? कैसे लग रहा है आपको कि देवा गुप्ता एक मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? सबसे पहले बता दें कि आपको हमारे इस बार जो भी कैंडिडेट आएंगे, जीत तो उनकी तय है। मैंने कहा दिया कि वो कुछ देर बाद जीतेंगे, लेकिन देवा गुप्ता कुछ देर पहले जीतेंगे। रही बात कॉन्फिडेंस की, देवा गुप्ता में जो युवाओं में देवा गुप्ता का एक लोकप्रियता है, जो यहाँ का सामाजिक समीकरण है, जो जिस आधार पे पार्टी टिकट भी देती है, और जो उन्होंने पिछले चुनाव में जो इतिहास रचा है, जो कारनामा कर दिखाया है, और जो इनकी छवि है गरीबों में, अल्पसंख्यकों में, शोषितों में, वंचितों में, पीड़ितों में, जो भी उनके दरवाजे पे जाता है, जो भी उनके कार्यालय में जाता है, वो खाली हाथ लौट के नहीं आता है। अगर कोई वंचित, शोषित, पीड़ित या कोई भी किसी तरह का परेशान किया हुआ आदमी वहाँ पे पहुँचता है तो उसको वहाँ इंसाफ मिलता है, वो वहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। और लोगों में इतने कम उम्र में, इतने जल्दी, महज 1 साल हुआ अभी चुनाव के, 1 सवा साल हुआ महानगर निगम चुनाव को, उन्होंने अपनी लोकप्रियता का ग्राफ जो बढ़ाया है, अपने कार्य क्षमता के आधार पर बढ़ाया है। तो इसको देखते हुए, और जो सामाजिक समीकरण है, उनके जो स्वजातीय लोग हैं, उनमें उनकी पकड़ जो है इस बार पूरा का पूरा वो शिफ्ट होने जा रहा है, अगर उनको टिकट मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि वो 12 बजे चुनाव जीत जाएंगे। बाकी अन्य जो भी उम्मीदवार होंगे वो 5 बजे तक तो चुनाव जीतना उनका तय है, ये मान के चलिए। अब एक पुराने नेता हैं, आप इस तरह से जब बयान देते हैं तो आपकी पार्टी के बहुत सारे जो दूसरे लीडर हैं उन पर भी असर होता होगा। ठीक है, असर होता होगा, वो मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, और मुझे कौन व्यक्ति जीत रहा है उससे असर नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी जीत रही है कि नहीं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर कुछ हमसे नाराज़गी हो जाती है या किसी तरह का कोई असर पड़ता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी को किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। तो यानी कि पार्टी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि देवा गुप्ता अगर आते हैं यहाँ से तो एक बढ़िया उम्मीदवार जो है साबित होंगे और जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे लाल बाबू खान जी इस बार जो है बीजेपी से मुकाबला के लिए? देखिए, पूरे देश स्तर पर, मोतिहारी ही नहीं, चूंकि ये देश का चुनाव है, पूरे देश स्तर पर मुख्य रूप से जो मुद्दा होगा वो हमारे जो नेता ने उठाया था, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। ये 2 मुद्दे बहुत ही अहम होने जा रहे हैं इस चुनाव में। मुख्य रूप से यही 2 मुद्दा होगा।
देखिए, मुद्दों की अगर बात होती है तो देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और विपक्ष को जो है एकजुट करने की बात हुई। नीतीश जी जो है एक बड़ा जो है ये लेकर के चले थे। नीतीश जी अलग क्यों हो गए? और अभी इस तरह से जो हालात है बीजेपी की, क्या लग रहा है आपको कि मजबूती से विपक्ष जो है फाइट दे पा रही है? केजरीवाल जी जेल में हैं। ये तो बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। बस भारतीय जनता पार्टी एक ही जगह जीतती है, वो है परसेप्शन बनाने में। परसेप्शन बनता भी है पैसे के बल पे, धन बल के आधार पर। उन्होंने इस देश में अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में जितना लूट मचाया है, जितना घोटाला किया है, उसका इतना पैसा उन लोगों ने जमा कर लिया है अपने पास कि उसके आधार पर वो लोग सरकार कहीं भी गिरा देते हैं। कहीं भी विधायक को खरीद कर तोड़ फोड़ करके सरकार अपनी बना लेते हैं। उसके आधार पर वो लोग किसी को भी जेल में भेज देते हैं। उसके आधार पर वो लोग तानाशाही एक तरह से चला रहे हैं। अब आप देखिए, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। वो लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हैं, हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बताते हैं, हमारे तमाम विपक्षी नेताओं को वो लोग भ्रष्टाचारी बताते हैं और लड़ाई लड़ते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचारियों की जो उनके खेमे में मौजूद हैं। अजित दादा पवार को, जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसको तो जेल में जाना तय है, और तीसरे दिन वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। बहुत सारे नाम हैं, छगन भुजबल हैं, हर्षवर्धन पाटिल, उनके महाराष्ट्र से मैं गिना रहा हूँ 20 ऐसे लीडर हैं। हर्षवर्धन पाटिल हैं, अभी उनके अशोक चौहान शामिल हो गए, अभी देखिए नवीन जिंदल शामिल हो गए, कोल घोटाला के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि ये तो कोल घोटाले का मुख्य आरोपी है नवीन जिंदल। 5 मिनट पहले वो भाजपा में शामिल होते हैं, 5 मिनट बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। यहाँ देखिए बगल में झारखंड में सीता सोरेन, वो मुख्य आरोपी, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया था कैश फॉर वोट के मामले में, और वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाती हैं, वो उनको टिकट मिल जाता है। मधु कोड़ा की पत्नी, उनको भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया, आज तक मधु कोड़ा जेल में है। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से लड़ी। अभी 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 5 दिन पहले की बात है कि हमारे कर्नाटक में एक साहब है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट, उनका वो अभी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था। वो साहब, एक मिनट, वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, जनार्दन रेड्डी, पोथी पत्र लेके आए। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूँ, मैं उन लोगों की तरह जुमलेबाजी नहीं करता हूँ। जनार्दन रेड्डी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहां के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, इन लोगों ने उनको माइनिंग घोटाले में फंसाया। 2015 में वो जेल गए, 2018 में इन लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, फिर उसके बाद से हटाया, और फिर वो 5 दिन पहले अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे बहुत तेरे नाम हैं, जितने भ्रष्टाचारी इनके पास हैं, पता नहीं सारे इनके यहाँ जाते हैं, इनके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और बाकी सारे भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। समझ में नहीं आता तो कैसे भ्रष्टाचार की जब बात होती है लाल बाबू खान जी, तो एक आम सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की, तो बिकते क्यों हैं आप? सवाल तो ये भी है। देखिए, उसकी 2 वजह है अभी, और सबसे बड़ी वजह क्या है कि पिछली बार इन लोगों ने एक ऐसा कानून बना दिया, पीएमएलए कानून, जिसके बारे में शायद आम आवाम जनरल लोग नहीं जानते होंगे। ये एक ऐसा मतलब घातक कानून इस देश के लिए इन लोगों ने बनाया है कि इसमें मैं स्पष्ट बता रहा हूं, कल हो कि आप पर अगर ईडी सम्मन भेज दे बिना किसी कारण के, तो
आपको ईडी चाहे तो पकड़ सकती है, आपको सम्मन भेज के आपसे पूछताछ करेगी बिना किसी वजह के और आपको गिरफ्तार करेगी। इस कानून के तहत आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने पाक साफ हैं। इस कानून के अंतर्गत जल्दी आपको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कुछ सरकारें जो है गलत कर रही हैं, पूछा कि विधायक टूटते क्यों हैं, तो ये एक ऐसा कानून है जिसका भय दिखाकर विधायक इधर से उधर कोई भी शिफ्ट हो सकता है। कोई भी सोचेगा कि हम कहाँ जाएं, जेल में चक्की पिसिंग करने, हमको कुछ पैसा भी मिल रहा है और हमको ऐशो आराम की जिंदगी भी मिल जाएगी। तो इस नाते जो डरपोक होते हैं वो चले जाते हैं और जो लड़ाई लड़ने वाले लीडर होते हैं, हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता होते हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे नेता लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा विगत 20 साल से हमारे नेता लड़ रहे हैं। लालू यादव जी, अभी आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एकदम मोर्चा संभाल लिया है। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, जो डरेंगे वो डरेंगे। एक सवाल और भी बहुत अहम उठता है विपक्ष को लेकर के, ख़ास तौर से लोगों का ये कहना है कि विपक्ष तो पता ही नहीं चलता विपक्ष इस देश में है। पहले जब थोड़ी सी बढ़ोतरी होती थी पेट्रोलियम में या गैस के दामों में, तो लगता था कि विपक्ष है। जिस तरह से अपोजिशन जब आप सत्ता में थे और जो बीजेपी वाले विपक्ष में थे, तो उस समय लगता था कि विपक्ष है। आज की तारीख में बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कानून बना दिया गया जिसके ज़रिए फंसाने की कोशिश होती है, ये होता है, वो होता है, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, ये सारी चीज़ें गिना रहे हैं आप। लेकिन इन सब चीज़ों को लगता नहीं कि विपक्ष मजबूती से लड़ रहा है। सड़क पर उतरते हुए या इस तरह से करते हुए कभी देखा नहीं जाता है। नहीं, विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है। और परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? परसेप्शन हमारे मीडिया के लोग क्रिएट करते हैं। और मीडिया की क्या स्थिति है आज? चारों तरफ थू हो रही है। आज 162वें रैंक पर पहुंच गया है मीडिया की विश्वसनीयता जो है पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश की मीडिया का 162वां रैंक है। तो हमारे देश के लोग कैसे इस मीडिया पे विश्वास करेंगे? आप जैसे कुछ स्वच्छ पत्रकार हैं जो अपनी पत्रकारिता को और लोकतंत्र को आप लोग कुछ लोग हैं जो बचाए रखे हुए हैं, वरना जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारे बिक चुके हैं। इसलिए तो गोदी मीडिया के नाम से वो मशहूर हैं। और वो लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं और परसेप्शन की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए हम लोग जो विपक्ष काम कर रहा है वो बहुत मजबूती से काम कर रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती नहीं है, बस इतना ही का फ़र्क है। मतलब आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है आपको मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लाल बाबू जी, वापस जो है हम मुद्दे पे आते हैं। हालांकि आपकी जो वाकपटुता है, जो जवाब जिस अंदाज से आपका देने का तरीका है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब हमको ये बताएं कि मोतिहारी में कब तक तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके मन में भी ये ख्याल होगा कि भाई आखिर महागठबंधन इतना लेट क्यों है? नहीं, बहुत सारे लोग आपसे भी पूछते होंगे, हमसे भी पूछते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने मोतिहारी वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर में कोई ना कोई चेहरा आपके सामने आ जाएगा और बहुत सशक्त चेहरा आएगा। और मोतिहारी की जनता पर हम सबको भरोसा है और इस बार वही संसद जाएगा। बाकी राधा मोहन सिंह तो अपना सोच ले और उनके समर्थक अपना सोच ले। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा चल रही है या जो सशक्त कैंडिडेट आपको नज़र आ रहे हैं पूर्वी चंपारण से, जो बेहतर फाइट दे सकते हैं? एक तो देवा गुप्ता का जिक्र किया आपने, उनके अलावा? नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपने तो खुद जिक्र कर लिया है। और जिस भी कैंडिडेट को हमारे नेता, कुछ नाम हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। मनोज यादव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। राजेश कुशवाहा हैं, बबलू देव हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं। विनोद श्रीवास्तव हैं, आपको राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे हैं। लाल बाबू जी, इतने सारे नाम आप गिनाए, लेकिन आप लोग तो नाम गिनाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कोई हवाई लोग भी आ जाते हैं और मजबूरन आप लोगों को जय हो करना पड़ता है। नहीं, जो भी शीर्ष नेतृत्व जिस भी नाम पर चर्चा करके, बहुत गहन विचार करके जिसको भी यहाँ भेजता है,
जरूर कुछ न कुछ सोच के भेजता है। और ये हम सब समर्पित कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उसके लिए हम लोग दिलो जान से मेहनत करके उसको जिताने का प्रयास करें। एक बहुत अहम सवाल है, और जब लाल बाबू खान जी से बात हो रही है तो इस पर भी चर्चा होना लाजमी है। आपने बड़े ज़ोर शोर से तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार ने जो है जब अलायंस में थे तो आप लोगों ने वो कास्ट सेंसस का जो है काम किया कि जो है किस जाति का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज के फिगर भी आ चुके हैं, 18% तकरीबन जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। क्या आरजेडी खुद उस चीज़ को फॉलो करते हुए उस हिसाब से टिकटों का बंटवारा कर रही है? देखिए, सब काम समय के हिसाब से किया जाता है। अभी वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? आखिर इतना इन्वेस्टमेंट करने का, इतना सब कुछ एफर्ट लगाने का क्या फ़ायदा? नहीं, बिल्कुल वो भी मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन सारे काम जो होते हैं वो समय के हिसाब से होते हैं। उस मुद्दे पर भी जो आखिर उनकी अपनी जो सोच थी, जो उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराया, किसी में क्षमता थी क्या किसी पार्टी में जाति आधारित जनगणना कराने की? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने। और इसकी तो बिहार का अल्पसंख्यक तो यह मांग कर रहा है ना कि भाई आपने कास्ट सेंसस कराया, बहुत अच्छी बात की, इस लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने बता दिया कि किधर कितने लोग हैं, तो अब उस हिसाब से उनका अधिकार दीजिए ना। बिल्कुल अधिकार दिया जाएगा, अधिकार दिया भी जा रहा है। और कैसे दिया जा रहा है? कितनी सीटें दी जा रही हैं महागठबंधन की तरफ से बिहार में? जितनी भी सीट दी जाएंगी, और बहुत ही सोच समझकर सीट का वितरण हो रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी भी सीट दी जाएंगी वो अभी के समय के हिसाब से काफ़ी संतोषजनक होगा। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं कुछ कमी बेसी हो जाएगी तो आने वाला समय हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का समय है, आने वाला समय इंडिया गठबंधन का समय है, उसमें उसको पूरा किया जाएगा। इसमें कहीं से कोई हम लोग उसमें या हमारे नेता उससे हटने वाले नहीं हैं। बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही दिलेरी के साथ इस कार्य को, जातीय जनगणना के कार्य को कराया, जिसकी पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, या ये कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों को इग्नोर करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन सब मुसलमानों को साथ लेकर के नहीं चलती है। तो खैर, बीजेपी पे जो ये आपका आरोप रहता है, दूसरी तरफ आपके ऊपर भी ये आरोप लगता है कि ये जो है सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को जो है वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी फलाही के लिए काम नहीं करते हैं। सेकुलर जो पार्टियां हैं वो भी जो है वही काम करती हैं, बीजेपी सामने से करती है, ये पीठ पीछे से करती है। नहीं, आप बीजेपी की तुलना हमारी पार्टी से नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आप भी जानते हैं भली भांति देश की मुसलमानों को राजनीति में स्वावलंबी बनाने के लिए महागठबंधन के पास लोकसभा चुनाव 2024 में क्या स्ट्रेटेजी है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कहाँ हैं आप लोग? कितना दे रहे हैं लोगों को सीट? हम लोग कई जगह पर मुसलमानों को सीट देंगे, और हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। हमें गठबंधन धर्म का पालन करना है, और एक एक सीट पर गहन विचार करके जो भी हमारा इस बार जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जो स्वच्छ छवि का हो। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम लोग सब पर विचार कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कोई भी आया, भ्रष्टाचारी आया, कोई अपराधी आया, उसको टिकट दे दिया, जो जब आया उसको टिकट दे दिया। हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं। हम लोग सब कुछ पर विचार कर रहे हैं, और हमारे नेता एक एक पॉइंट पर विचार कर रहे हैं, उसके प्लस, उसके माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर चीज़ पर विचार करके, गहन विचार करके, और सबको समुचित रूप से समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। और आने वाला समय हमारा गठबंधन का होगा, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का होगा। कहीं ना कहीं उस वक्त हम लोग बहुत मजबूती से इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और इस मुद्दे पर काम करेंगे। अभी जो हमारे लिए मेन मुद्दा है, ये भ्रष्टाचारी सरकार को, इस जो संविधान को खतरा है, इस सरकार से जो लोकतंत्र को खतरा है, इस सरकार को कैसे हम लोग पहले रुखसत करें, वो हमारे लिए मुद्दा है। आज जो परसेप्शन की लड़ाई क्रिएट कर दी है इस सरकार ने, आज कहीं भी आप जाइए, देखिए ना, जहां डिबेट हो रहा है, फलाना पार, ढिमाका पार, इतना पार, उतना पार, इस पे चर्चा कहीं नहीं हो रही है। मैं तो हर जगह चर्चा कर रहा हूं, जिस भी डिबेट में मैं शामिल होता हूं, मैं हर जगह चर्चा कर रहा हूं कि सरकार पहले इनकी बनेगी तो कैसे बनेगी। 272 का आंकड़ा तो ये छू कर दिखाएं। लोग कह रहे हैं फलाना पार, मैं कह रहा हूं पहले 272 पार करके दिखाइए आप, उसके बाद बात कीजिएगा फलाना पार। इस बार जनता आपके नफ्स को पकड़ चुकी है। जो बेरोजगारी का आलम है,
आपको पता नहीं है, जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जो एक स्पेक्ट्रम घोटाला किया है इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन अब तो जानकार कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम घोटाला अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जो बेरोजगारी का आलम है इस देश में इन लोगों ने फैला दिया है। अभी परसों आइए लोग कि सर, तो इस चुनाव में भी बेरोजगारी मुद्दा हावी रहेगा। बेरोजगारी तो मुद्दा हमारे तेजस्वी जी के लिस्ट में सर्वप्रथम है। बेरोजगारी को लेकर ही हम लोग इस पिछली बार 2020 में इन लोगों को पटकनी दिए थे। अब बेरोजगारी का मुद्दा तो इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आईएलओ की रिपोर्ट सर परसों आई है, उसमें इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका बच्चा इंटर पास कर लेता है तो सर 6 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन एंड पीजी कर लेता है तो 9 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको नौकरी इस सरकार में नहीं मिलेगी। सर ये देश युवाओं का सरकार है। 83% युवा इस देश में अभी बेरोजगार हैं। 83% आईएलओ की रिपोर्ट कह रही है सर 83% युवा बेरोजगार हैं, और उसमें 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। 65%, इट इज ह्यूज डिफरेंस सर। 2014 से पहले ये संख्या 31.5% की थी, अभी 65% हो गई सर। पिछले 10% में इन लोगों ने, पिछले 10 साल में इन लोगों ने क्या हाल बना दिया है सर। बीजेपी का तो ये कहना है कि भाई लोगों को अगर हम बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए अवसर दे रहे हैं तो ये भी तो एक काम ही है सर। पकौड़े तलने को ये लोग रोजगार समझता है तो सर ऐसे रोजगार जनता को नहीं चाहिए सर। सर आरबीआई ने कहा है सर, मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई ने कहा है कि पिछले 50 साल में जो लोगों के पास बचत हुआ करती थी वो 2023 में अब तक सबसे कम बचत हो रही है लोगों के पास। जो उनके पॉकेट में पैसा बैलेंस रहता था खर्च के बाद, तो वो जो बचत थी वो 2023 में 50 साल में सबसे कम बचत हो रही। सर अमीर अमीर हुए जा रहे हैं सर। ये लोग फक्र महसूस करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गरीबों का देश है सर। 84 बिलियनायर इन लोगों ने डेवलप कर लिए सर। 84 बिलियनायर की संख्या बढ़ गई पिछले 10 साल में, और ये लोग कह रहे हैं सर कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बिलियनायर की संख्या हमारे देश में बढ़ी है। सर अमीरी और गरीबी का जो फर्क है ना सर, जो डिफरेंस है वो पिछले 100 साल में अब तक इतना डिफरेंस नहीं हुआ था सर। ये मतलब मैं आपको रोजगार के मामले में सर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हरियाणा पानीपत में सर 6 वैकेंसी निकलती है चपरासी की सर, और कितने लोग आवेदन देते हैं? 4,500 लोग आवेदन देते हैं सर। 755 वैकेंसी सर मध्य प्रदेश में पटवारी की निकलती है, और सर आवेदन कितने लोग देते हैं सर? सर 13 लाख लोग आवेदन देते हैं सर। 50,000 अभी आपने देखा ना यूपी में सर, 50 लाख लोग आवेदन दिए थे, महज 60,000 लोग की वैकेंसी थी सर। 50 लाख लोग आवेदन दिए थे, वो भी पेपर लीक हो जाता है यूपी में सर। सर रोजगार जो आप लोग गिनाते हैं सर रोजगार, बेरोजगारों की संख्या ऐसे ही बढ़ी है सर। सर अभी 30 लाख सर, 1 मिनट, 30 लाख सर सरकारी नौकरी अभी रिक्त पड़ी है सर। नहीं वो ठीक है, आप ये हमको समझाइए ना, कन्विंस कीजिए लाल बाबू खान जी कि इतना सारा मुद्दा है देश में, बेरोजगारी है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन जनता तो जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। परसेप्शन सर, फिर मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये सब परसेप्शन का खेल है। हम जनता को जाकर समझा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार हम लोग कामयाब होंगे सर। जनता समझेगी। जनता थोड़ा परसेप्शन के चक्कर में फंस जा रही है सर। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, और उस पर भी आप अपने आप को 5वें विश्व गुरु, 5वीं शक्ति बनना चाह रहे हैं। 3 ट्रिलियन है से 5 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। सर शर्म नहीं आती है इन लोगों को? सर शर्म नहीं आती है? पीएमएलए कानून जो बनाकर इन लोगों ने जो खेल किया है सर, और जो कर रहे हैं लगातार, अरविंद केजरीवाल सर, मतलब हास्यास्पद बात है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीय, किसी भी पार्टी के, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या संयोजक कहें, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है सर। सर क्यों गिरफ्तार किया गया? कि उन पर शराब घोटाला का मामला था सर, और उसी घोटालेबाज से सर
पैसा एक भी नहीं पकड़ा गया, ना अरविंद केजरीवाल के घर पकड़ा गया, ना मनीष सिसोदिया के घर पकड़ा गया, ना संजय सिंह के घर पकड़ा गया, ना सत्येंद्र जैन के घर पकड़ा गया, ना कविता के घर पकड़ा गया, कहीं कुछ एक रुपया नहीं पकड़ा गया सर। लेकिन पैसा पकड़ा गया, उसी शराब घोटाले के आरोपी ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपया बतौर चंदा दिया स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम पर सर। तो पैसा इनके यहां जा रहा है अब भ्रष्टाचारियों का, और जेल हमारे गठबंधन के लोग जा रहे हैं। ये पीएमएलए कानून जो बनाया है ना सर, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सख्त कानून है, और इन्होंने अपने जो इनकी ताकत है संसद में उसके बल पर बनाया है। और आपको याद होगा सर, 146 सांसद को इन लोगों ने पिछली बार निलंबित किया था सर, याद है ना सर? पूरा देश ने देखा था सर, उस पर हम लोगों ने विरोध मार्च भी किया था। और इनका निलंबित करने का कारण क्या था सर? उसके पीछे भी इनकी मंशा बहुत गलत थी। ये लोग निलंबित करके न जाने कितने गैर संवैधानिक बिल इन लोगों ने पास करवा लिए हैं, ये अभी जनता को नहीं पता है। हम लोग इस चीज को ले जा रहे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं सर। टेलीकॉम सबसे बड़ा सर 2000 आपको उम्मीद है कि ये सब मुद्दे पर जो है जनता वोट करेगी? है सर, टेलीकॉम घोटाला जो 2G 3G 4G 5G की बात उस वक्त ये लोग 2011-12 में करते थे सर, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट को कि जो भी आवंटन होगा स्पेक्ट्रम का वो नीलामी के आधार पर होगा। ठीक है, सही बात है, सारे आवंटन को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद एक नई कानून बना और नीलामी के आधार पर आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई। सर अफसोस, सर एक मिनट 10 सेकंड सर, अफसोस की बात यह है कि 146 सांसद को इन लोगों ने निलंबित करके एक टेलीकॉम बिल पास करवा लिया, और भारतीय एयरटेल को ये लोग स्पेक्ट्रम आवंटन कर रहे हैं। उस जो बिल पास करवाया है सर, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अब नीलामी के आधार पर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी आवंटन नहीं होगा। अब जो भी आवंटन होगा शासकीय आदेश के आधार पर होगा, और उसी आधार पर सर ये लोग भारतीय एयरटेल को ये लोग स्पेक्ट्रम आवंटन करना चाह रहे हैं, जिस भारतीय एयरटेल ने इनको 150 करोड़ रुपया बतौर चंदा दिया है सर। तो ये लोग चंदा के नाम पर जो वसूली इन लोगों ने किया है, वसूली तो आप लोगों ने भी किया है ना। पहले सुभाष चंद्र बोस का नारा हुआ करता था, आपको चंदा मिला वो चंदा नहीं है, वो उनको चंदा मिला वो चंदा है। सवाल तो ये भी होंगे ना सर लोग तो जान रहा है ना सर कि हमारी तो सरकार है नहीं सर, हम तो किसी को कुछ फायदा दे नहीं सकते सर, जिसकी सरकार है फायदा तो वो दे सकता है, ये भी लोग जान रहे हैं सर। सुभाष चंद्र बोस का नारा हुआ करता था, तुम खून दो हम आज़ादी देंगे, इनका नारा है तुम चंदा दो हम धंधा देंगे। चलिए, अब इन सब मुद्दों का कितना असर होता है लालबाबू खान जी, वो तो 5 जून को पता चल ही जाएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालबाबू खान जी, राजद के महानगर अध्यक्ष। तो इनसे हम तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। सवाल वही है, ख़ास तौर से आज जो चंपारण के, ख़ास तौर से पूर्वी चंपारण के हर एक जुबान पर है कि भाई महागठबंधन से राधा मोहन सिंह के मुकाबले कौन। तो ये सवाल अभी भी बरकरार है, और लालबाबू खान जी का मानना है कि अगले 2 से 3 रोज़ में इस बात का पटापेक्ष हो जाएगा कि आखिर कौन से खिलाड़ी को मैदान में उतारा जा रहा है और किन पर भरोसा किया जा रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।